अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम भी है, ताकि उनको इस चीज़ का हेल्पफुल भी हो जाए। उनसे जो भी अगर शार्ट क्वेश्चंस आते हैं या एमसीक्यू आ जाते हैं तो वो उनके लिए आसानी होगी, या अगर वो वाइवा भी देती हैं तो उनको वो क्वेश्चंस आसानी से समझ आ जाएंगे। एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज, बहुत ही कॉमन है और हर पेपर में आता भी है, और क्लिनिकली भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे हर दूसरे ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आ रहते हैं। तो एपीएच है क्या? एंटी पार्टम हेमरेज। ये गेस्टेशनल एज पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अर्ली गेस्टेशनल एज है 22 से पहले, तो हम उसको क्या कहते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग। अगर 22 के बाद आ जाती है तो इसी ब्लीडिंग को हम कहते हैं कि एंटी पार्टम हेमरेज, क्योंकि उसके काजेज़ अलग हो जाते हैं, उनकी इटियोलॉजी अलग हो जाती है, उसके मैनेजमेंट अलग हो जाती है, बेबी का वेट अलग होता है, उसकी जो है न लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन आउटसाइड द यूट्रस अलग हो जाती है। तो उसके नाम को फिर हमने एपीएच का, एंटी पार्टम हेमरेज का नाम दिया हुआ है। तो एंटी पार्टम हेमरेज के कुछ काजेज़ हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रप्शो प्लेसेंटा, और इसके अलावा यूट्राइन रप्चर, अदर ट्रामा, कोगुलेशन डिफेक्ट्स, लिवर डिजीज़, ट्विन प्रेगनेंसी, हेवी शो, और उसके अलावा सर्विसाइटिस, कभी कोई ग्रोथ लोकल होती है जैसे वजाइना या बलवा में या सर्विस में, तो उससे भी ब्लीड होता है, जो माइमिक करता है कि जो है ये एपीएच है। तो हमें ये पहले तो काजेज़ आनी चाहिए कि क्या काजेज़ हो सकते हैं। ये तो बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं जो है, इसको हम अलग अलग कवर करेंगे, मगर मेन काजेज़ क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शो, यूट्राइन रप्चर, यूट्राइन डिहेसेंस, प्रीवियस फीवर जिसके उसके स्कार डिहेसेंस, उसको हम बोलते हैं डिहेसेंस, जो वो होता है। उसके बाद फिर मॉर्बिड प्लासेंटा, अक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा बोला जाता है, वो भी इस कैटेगरी में, प्लेसेंटा प्रीविया की कैटेगरी में फिट कर भी सकते हैं, क्योंकि वो उसमें मेनली ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपके लोकल काजेज़ आ गए। पहले आपने काज देख लिया, पेशेंट आपके पास 22 के बाद आ रही है और आपको क्या हिस्ट्री देगी, आप कैसे डायग्नोज करोगे कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा अब्रप्शो है, या इसके क्या साइन सिम्टम्स होंगे। एक तो आपको गेस्टेशनल एज, सबसे पहले गेस्टेशनल एज जो है ना वो 22, 24, 28, 32 वॉट एवर टिल 40 वीक्स, जो भी उसकी गेस्टेशनल एज है, वो आपको देगी या तो पेनलेस ब्लीडिंग, पेनलेस, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग, मुझे फ्रेश ब्लड आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन थी उसके बाद से ब्लड आ रहा है, हस्बैंड से मिली हूँ उसके बाद से आ रहा है, ये एक टिपिकल हिस्ट्रीज होती है प्लेसेंटा प्रीविया की। या पेट में दर्द हो रहा था, कोई चीज़ खा ली थी उसकी वजह से, उसके बाद से मुझे ब्लीडिंग हुई है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम कर लिया, बहुत ज़्यादा देर बैठी हूँ उसके बाद से ब्लीडिंग हुई है। ये टिपिकली होता है पेनलेस ब्लीडिंग ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया, फ्रेश पेनलेस ब्लीडिंग ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया, ड्यू टू आइधर कोई काज भी ना हो, इनमें जो मैंने अभी सारे बताए उसमें कोई काज ना हो, फिर भी वो ब्लीड हो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली पेनलेस ब्लीडिंग जो है प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। इसमें हम परवजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते, उसमें आपको क्या होता है, मेनली आपका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो है अल्ट्रासाउंड। आप देखते हैं कि उसके पहले अल्ट्रासाउंड हुए हैं तो वो आप निकलवाएँ कि आपने कभी अल्ट्रासाउंड करवाया। उसमें अव्वल आप सीधे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपने अगर अल्ट्रासाउंड करवाया तो क्या उसमें अव्वल नाल नीचे तो नहीं बताती, ताकि आपके अंदाज़ा हो कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो आप परवजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। उसके से क्या होगा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। अब अगर ब्लीडिंग माइल्ड है, माइल्ड ब्लीडिंग है, तो वो सेल्फ लिमिटेड होगी। उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट्स को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे, जो भी काज है उसका, जो भी उस वेसल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गई या कुछ और, तो उसको हम अवॉइड करवाने की कोशिश करेंगे, रेस्ट देंगे पेशेंट को और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। और आगे देखेंगे अल्ट्रासाउंड के बेबी जो है वो अंदर से उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बेबी इज़ अलाइव, सही है, ठीक है, ज़्यादा ब्लीड प्लासेंटल ब्लीडिंग तो नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा बाहर निकला है बाकी अंदर पड़ा हुआ है, तो ये हमारी मैनेजमेंट हो जाती है। अगर माइल्ड ब्लीडिंग है तो वो कंटिन्यूस रहती है, उसके साथ हमें उस पेशेंट का ब्लड सीपी ज़रूर करवाना है, क्योंकि ब्लड सीपी के क्या होगा, उसके हमने एचबी हेमोग्लोबिन लेवल को एटलीस्ट 13 से 14 रखना है, क्योंकि हमें पता है कि ये हाई रिस्क पेशेंट है, तो उसके लिए एटलीस्ट हमारी उसकी एचबी रखनी है हाई, कि अगर ब्लीड भी करती है तो वो उस चीज़ को कोप कर सके। अगर किसी पेशेंट के एचबी पहले ही 7 है, 8 है, 9 है, उसको थोड़ा भी ब्लीड होगा तो मसले होगा। अगर किसी की 14 है
तो वो थोड़ी सी भी ब्लीडिंग उसके लिए कोई इशू नहीं करेगी। पेशेंट को काउंसलिंग करनी है कि हॉस्पिटल के लिए रहना है। अगर दोबारा से ब्लीड हो जाता है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज करेंगे, या फिर कभी कभी हम ऐसे पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन में 24 आवर तक हॉस्पिटलाइज भी कर देते हैं। तो ये तो हो गई उसकी मैनेजमेंट। अब आ जाते हैं कि अब्रप्शो क्या है। अब्रप्शो में क्या होगा, पेनफुल ब्लीडिंग होती है और वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है प्लेसेंटा प्रीविया से। उसमें रिलीव ब्लीडिंग भी होती है, कंसील्ड भी होती है। कंसील्ड का मतलब अंदर ही अंदर ब्लीड कर रहा था मगर बाहर नहीं निकल रही थी। जब बच्चे की CTG की, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हुआ तो पता चला कि अंदर से प्लेसेंटा ब्लीड कर रहा था। अब रिलीव ब्लीडिंग में हमें पता चल जाता है ना कि इतनी ब्लीडिंग है, कि ब्लीड हो रहा है, पेशेंट भी घबरा जाता है, डॉक्टर भी कहता है इतनी सारी ब्लीडिंग है तो अरेंजमेंट करवाओ, ये चीज़ करो, वो करो। मगर कंसीव ज़्यादा खतरनाक होता है, वो और ज़्यादा माइमिक करता है ब्लीडिंग को, क्योंकि वहाँ पे जमा होगा, इरिटेशन करेगा और वैसेस खुलेंगे। तो अब्रप्शो जो है ना ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू प्लेसेंटा। है तो दोनों ही, मगर जो कंसील्ड ब्लीडिंग है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो आपने उसमें भी केयरफुल रहना है। उसका बस डायग्नोसिस यही है, जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट वो ये है कि उसमें पेनफुल ब्लीडिंग होगी। उसमें आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होगी, पॉलीहाइड्रोमियास की हिस्ट्री हो सकती है। उसमें जो है ट्विंस प्रेगनेंसी की, मल्टीपल प्रेगनेंसी की, या प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड के साथ हो गई, क्योंकि ओवर डिस्टेंशन के साथ हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, उसके साथ कोई वैसेस जो है ना वो ब्रेक हो गई, उसमें भी अब्रप्शो के चांसेस होते हैं। रेयर इसके रीजन फॉलिक एसिड और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी कभी कभी अब्रप्शो की तरफ पेशेंट चला जाता है, वो अनएक्सप्लेन भी होता है। अब्रप्शो विथ प्लेसेंटा प्रीविया दोनों साथ भी हो सकते हैं, कि प्लेसेंटा प्रीविया तो था, जो है प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से नहीं था, एब्डोमिनल साइड पे था, मगर उसके साथ अब्रप्शो भी, ब्लीडिंग भी हो गई, तो दोनों साथ भी हो सकते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। उसके बाद फिर है यूट्राइन रप्चर। यूट्राइन रप्चर कैसा हो जाता है कि किसी भी पेशेंट को लेबर थे या जो है ना बहुत देर तक दर्द चला है, प्रीवियस उसके 2-3 सीज़न हुए हैं, अभी उसको 34-35 थी मगर हल्का हल्का दर्द चल रहा था, उसने उसको नेगलेक्ट किया, या डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं कोई मसला नहीं, तो वो किसी वक्त भी रप्चर या स्कार डिएसेंस में जा सकती है। तो उसकी प्रेजेंटेशन टिपिकली यही होगी कि वो उसको क्रॉनिक हिस्ट्री होगी कि मुझे मिसल्सल ब्लीड था मगर मैंने उसको निगलेक्ट किया है, या डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि बेबी अभी छोटा है तो हम नहीं कर सकते कुछ। तो स्पेशली जो जिसको प्रीवियस सर्जरीज़ की हिस्ट्री है वो इन पेशेंट्स में ऐसा, या ट्रामा हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें भी यूट्रस पे प्रॉब्लम, या जो है ना वो घर में किसी ने उसके साथ वायलेंस किया है, होम वायलेंस जो होता है, उसको पेट में चोट लगी है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है, तो ये ट्रॉमा की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा आ जाता है सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, या कोई बेनियान सर्वाइकल ग्रोथ हो सकती है, वजाइनल ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से भी इतना ब्लीड करता है। और हम लोकल एग्जामिनेशन करते ही नहीं है, पेशेंट आता है हमारे जहन में ये बात होती है कि भाई इसको या तो अब्रप्शो होगा या प्लेसेंटा प्रीविया होगा और या यूट्राइन रप्चर हो सकता है, क्योंकि मेन काजेज़ हैं, मगर रेयर काजेज़ को भी हमने जहन में रखना है कि वो फिर आप लोकल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर वो एक्सक्लूड हो जाते हैं तो फिर आप ड्रग्स की तरफ जाएंगे। पॉसिबिलिटी है वो एंटीकोगुलेंट का डोज डाल रही हो, उसको लिवर डिजीज़ हो, LFT उसके डीरेंज है, उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे, DIC की तरफ जा रही है, तो वो भी ब्लीड करवाता है। तो ये सारे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से काफ़ी चीज़ें तो हो गई होंगी आपकी सॉल्व। अगर नहीं है तो आप हमें लिखें, तो हम हर टॉपिक को इंशाल्लाह अलग अलग कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।